हाँ गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, राइट? आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए समझते हुए। वी वर लर्निंग सम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, राइट? वी वर लर्निंग सम टर्म्स विदाउट विच वी कैन नॉट गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग द टॉपिक। तो हम कुछ ऐसी बातें सीख रहे थे जिनके बगैर अधूरे रह जाते हैं हम अगर हम ग्रामर को सीखना शुरू करते हैं, राइट? थोड़ी सी वोकैबुलरी की थी हमने, राइट? वो उसको भी देखेंगे, वोकैबुलरी को भी मैं बताऊंगा, और फिर हम जो ग्रामर के टर्म्स को कर रहे थे। तो राइट इन द बिगिनिंग आज मैं थोड़े से ग्रामर के टर्म्स को क्लियर करूंगा जो अभी तक मैं आपको समझाता रहा हूं, और उसके ठीक बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना शुरू करता हूं, ठीक है? लेट्स सी हमने क्या पढ़ा था। ये तो किसी और क्लास को पढ़ा रहा था, आपका क्या था? हाँ, आप शायद यहाँ पर थे, रिमेंबर मैंने एक चार्ट बनाया था, ये वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड आई जस्ट अ मोमेंट, ये थोड़ा सा आप सही रहेगा मेरे ख्याल से, राइट? बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा लाइट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा आपको बोर्ड पर दिखता नहीं है। तो ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या रहा, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्ब, मैंने कहा वैसे तो वर्ब बहुत वास्ट है, अगर उसे देखा जाए समझा जाए तो बहुत वास्ट है, बट जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आपको समझ आया होगा कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ टेंस, राइट? दिस इज ऑल दैट वी डिस्कस्ड इन द class. And then we categorized, then we divided the verb into two categories. The first one was an action verb and the second one was non-action verb. Now you all must be knowing what is a non-action verb and what is an action verb. An action verb is a verb that shows some action, some work, and a non-action verb talks about some state of being, right? State को बताते, जैसे मैंने कहा he is tired, he is tall, he is exhausted, he is energetic, he is excited. कोई state बताएगी, या he is a teacher, he is my friend, he is like Allah. तो state of being और किसी state को बताता है, वो नॉन एक्शन होता है। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि नॉन एक्शन के बाद जो कुछ लिखा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक्शन के बाद लिखा हुआ नॉन प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, आपको अच्छी तरह पता होगा, राइट? सारी बातें मैंने आपको बता दी। मैंने कहा था मैं इन चीज़ों को समझाता हुआ और चलूंगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि नॉन एक्शन के पहले का नाउन प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा अपना, हाँ, that would only be a subject. नॉन एक्शन के पहले वाला सिर्फ सब्जेक्ट होगा, ना वो डूअर हो सकता है ना वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइकवाइज जब हम एक्शन के पहले वाले नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट तो होगा ही, फॉर श्योर वो सब्जेक्ट होगा। एंड द सेकेंड थिंग दैट इट कुड बी अ डूअर और इट कुड नॉट बी, इट मे और इट मे नॉट बी अ डूअर। हाँ, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट और इट मे नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। डिड आई मेक इट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई और समझाई थी, ये सब कुछ क्लियर था, मैं आपको बता चुका था। अब इन चीज़ों को मैं डिफाइन करूंगा, बोर्ड पर लिखूंगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को देखते और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तब आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ तक कहीं मैंने कोई होमवर्क तो नहीं दिया था आपको? लेट मी सी, ये सारा कुछ हमने कर लिया था, राइट? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है, यू ऑल विल अग्री विद मी कि भाई हाँ, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी थी। तो वो क्या है? हम क्या क्या देख चुके हैं मैं आपको बता देता हूं, राइट? what are the terms that we've already covered in the class? The first one was like we talked about verb के बाद हमने ये भी सीख लिया that we know action verb, right? Third, non-action verb. Fourth would be subject, right? We've talked about doer, subject, doer, object, right? And then we talked about subject, complement. अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ग्रामर में क्योंकि ग्रामर में चीज़ें रिलेटेड होती हैं, और पहले जो आपने ग्रामर पढ़ी होगी वो थोड़ा सा एकेडमिक वे में पढ़ी होगी, या हो सकता है थोड़ा अलग तरीका रहा हो पढ़ने का, तो चीज़ें आपको वहाँ इजी लगती रही होंगी, बट इजी चीज़ें एग्जाम में कभी नहीं आती हैं। तो मेक श्योर वी डोंट हैव टू स्किप द डिफिकल्ट वंस बिकॉज द एग्जामिनर आस्क्स only the tricky and the difficult things in the examination. So we cannot afford skipping these things because examiner would ask the things that may puzzle you, that may trouble you. It's not that you will get a cake to eat in the examination. So we have to be ready enough for those things as well, right? उन चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना है बच्चे, ठीक है जी? हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया था, हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया था। इन चीज़ों को मैं जो है डिफाइन करता हुआ चलूंगा फिर से एक बार, हाँ?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, राइट। एक और चीज मैं थोड़ी सी आपको बता दूं और फिर हम आगे चलेंगे। एक हमारा क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें मैं जरा आपको बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर इन सभी की मैं डेफिनेशन आपको बोर्ड पर दूंगा, एक दो एग्जांपल्स दूंगा क्लियर कराने के लिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरा एम है, मेरा मोटिव है कि हर बच्चा सीखे और अच्छे से ऐसा सीखे कि अगली बार इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो लेट मी एक्सप्लेन इट। बहुत ध्यान से समझना होगा, जितना इजी लग रहा है उतना ये है नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, मैंने यहां एग्जांपल दिया आपको, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा दे अपॉइंटेड जूली मैनेजर, राइट। दे अपॉइंटेड जूली मैनेजर। समझने की कोशिश करना, यहां वर्ब क्या होगी, अपॉइंटेड। और नाउ यू मस्ट बी नोइंग, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये वर्ब तो है, साथ ही साथ ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी तो कुछ लिखा हुआ है, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है। नाउ रटना नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। यहां जो दे है वो हमारा क्या है, दे नहीं अपॉइंट किया, दे की ही बात हो रही है, तो दे इज बोथ। ये जो प्रोनाउन दे है, दे क्या है, प्रोनाउन है। और ये यहां पर है क्या बच्चे, रिमेंबर दिस इज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ डूअर। डिड आई मेक इट क्लियर। यहां जूली क्या है, अपॉइंट किसको किया, जूली। तो हर किसी को अपॉइंटेड कौन दिखेगा, जूली दिखेगा। मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया था जूली दिखेगी अपॉइंटेड। Practically, I discussed it with the people and I informed the people that the noun or the pronoun that receives the action of a verb, the noun or the pronoun that receives the action of a verb is an object. So make sure you understand this way, right? You understand it this way, otherwise you'll be confused. So they appoint Julie manager. You need to understand who would be looked at being appointed. It's Julie. Julie दिखेगी मैनेजर की तरह, यानी appoint जो verb है, जो एक्शन है, उसका फर्क किस पर दिखेगा, जूली पर दिखेगा। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी फॉर श्योर यहां जो जूली है वो ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और दूसरी बात यहां मैनेजर कौन है, क्या दे मैनेजर है या जूली मैनेजर है। आप समझ गए होंगे, जूली मैनेजर है और जूली क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो भी वर्ड या जो भी फ्रेज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है वो क्या हो जाता है बच्चे, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो नाउन है इसका फंक्शन अगर आप जानना चाहें तो दैट वुड बी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ग्रामर को भी लग के सीखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए वहां अ मैनेजर नहीं लिखा जाएगा, दे अपॉइंटेड जूली मैनेजर। रिमेंबर, like most of us make this mistake while speaking it, right? We say we or they appointed Julie a manager. Make sure you do not write any determiner between the object and the object complement. ये बारीकियों को समझना होगा। a manager लिखना यहाँ गलत हो जाएगा, अच्छे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए कि ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। और एक चीज याद रखना, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इफ यू हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, लेट मी मेक इट अ पॉइंट हियर, ओनली ऑब्जेक्ट और ओनली वन ऑब्जेक्ट। अगर अकेला एक ऑब्जेक्ट है तो रिमेंबर दिस वुड बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है। ओनली वन ऑब्जेक्ट वुड बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब अगर दो है तो क्या होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहां लिखा, बहुत ध्यान से मैंने कहा टॉम गेव जूली, टॉम गेव जूली अ पेन। रिमेंबर, टॉम गेव जूली अ पेन। रटने से लैंग्वेज नहीं आती, कम ऑन, रटने से नहीं आती, समझने से आती है, प्रैक्टिस से आती। तो रटना बिल्कुल भी नहीं। यहां वर्ब क्या है बच्चे, वर्ब हो गई गेव और वो एक्शन वर्ब है। ये हमारा सब्जेक्ट भी है और हमारा
डूअर भी है. आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, यू मस्ट बी नोइंग इट. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज डूअर. टॉम ने किसे दिया? जूली को दिया. क्या दिया? पेन दिया. याद रखना यहां आ पेन, ना तो जूली अ पेन है और ना ही टॉम अ पेन है. यानी आ पेन ना तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा आ पेन, और ना ही टॉम के बारे में बात कर रहा है ना. इज इट क्लियर? यानी इसका मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां दो ऑब्जेक्ट हैं. ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2. कॉम्प्लीमेंट, यू अंडरस्टैंड? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट टॉक्स अबाउट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. डज जूली टॉक अबाउट Tom? No, Tom is not Julie. Julie is not Tom. Tom is not Pen. Pen is not Tom. Right? That means we don't have any complement in the picture. We don't have any complement. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना. वहां मैनेजर जूली थी, जूली ही मैनेजर थी. जूली थी क्या वैसे? आप कहोगे मैनेजर, बिल्कुल ठीक. बट जूली ओरिजिनली और टेक्निकली जूली वॉज एन ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकला क्योंकि उसे क्वालिफाई कर रहा था. यहां कोई वर्ड किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा. क्लियर? तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए बच्चे. क्या हो गए? दो ऑब्जेक्ट्स हो गए. अब आपको ध्यान देना है, मैंने कहा इफ यू हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट रिमेंबर इट हियर. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमें पहचानना होगा कि उनमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डिड आई मेक इट क्लियर? चलो जी, मैं अब आपको ट्रिक देता हूं. दोनों ही तरह की ट्रिक दूंगा. लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं. कुछ लोग यूं कहते हैं, मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं, उनका कहना होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं. दैट्स व्हाट दे से. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा वो कहते हैं. और कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग्स होते हैं. क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं. क्लियर? देखो जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा हर बार नहीं होता. मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसा आपको सुनने को मिल जाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू इन ऑल द कंडीशन. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट. मैंने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट है तो जो भी होगा वो कैसा होगा? डायरेक्ट होगा. इसमें देख लो, दे अपॉइंटेड जूली. अकेला ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा. अगर मैंने कहा ही ब्रोक आ चेयर, ही ब्रोक आ चेयर, और ही बीट सेकेंड फॉर्म है, ही बीट जॉन. समझना. तो यहां आपको यह समझना होगा कि एक वर्ब यहां क्या है? ब्रोक, और एक वर्ब यहां बीट है. अकेला ऑब्जेक्ट है ना. ऐसे ही अकेला ऑब्जेक्ट ये है. दोनों में ही और ही, दोनों में ही क्या है? सब्जेक्ट और डूअर है. आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज बोथ सब्जेक्ट एंड डूअर बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट ही एंड द प्रोनाउन ही इज द वन दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, दैट इज डूइंग द थिंग in the sentence that is doing the action. Now सब्जेक्ट डूअर हो गया ब्रोक. अब ये अकेला ऑब्जेक्ट है तो ये लिविंग है, नॉन लिविंग क्या निकला? बोलो, डायरेक्ट निकला. बोलो, मेरी बात समझ आई या नहीं? तो यहां तो आपको चीज सही लग रही होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. ये नॉन लिविंग था, आपको लगा डायरेक्ट है. क्या ये सही है? नो. ही बीट जॉन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां जॉन अकेला ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा था अकेला ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बोलो, मेरी बात समझ आई या नहीं? अब ये तो लिविंग निकल गया. तो ऐसा हर वक्त नहीं होता है, बट हाँ, इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, तो उसमें से जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट होगा. आप रटेंगे नहीं तो परेशान हो जाएंगे. मैं कोई भी चीज रटाता नहीं हूं, प्रैक्टिकली क्यों ना मैं आपको समझा दूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा. पहले ये देखो, ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है, मैंने बता दिया आपको. लिविंग डायरेक्ट, नॉन लिविंग डायरेक्ट. इट कुड बी ईदर ऑफ देम, राइट? यहां देखो जो मैं ट्रिक आपको देने जा रहा हूं, मैंने क्या लिखा, जरा समझने की कोशिश करना. इस एग्जाम्पल को जब आप समझने की कोशिश करोगे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. अब कैसे पता करें कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? कुछ लोग रट कर बैठे होते हैं, हमेशा वो सही नहीं होता, मैंने फिर बताया. यहां आप एक एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो. पहले इसे ड्रॉप करो, फिर सेंटेंस को पढ़ो, फिर इसे ड्रॉप करो और सेंटेंस को पढ़ो. टॉम गेव अ पेन. जूली भूल जाओ. टॉम गेव अ पेन. सेंटेंस इज करेक्ट एंड मीनिंगफुल. सेंटेंस का मीनिंग जरूर बदला, लेकिन सेंटेंस करेक्ट है.
एक्चुअल मीनिंग ये है कि टॉम ने जूली को पेन दिया, बट जब मैंने जूली को ड्रॉप किया तो सेंटेंस गलत तो नहीं हुआ, सेंटेंस गेव अ डिफरेंट मीनिंग, बट दैट वाज करेक्ट ग्रामेटिकली, प्रैक्टिकली, एंड इट वाज अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, राइट? So Tom gave Julie a pen. Here you need to remove, you need to drop Julie. You got to know that the sentence is still correct as this is not wrong. Tom gave a pen. Tom gave a pen. Now what do you need to do? अब आपने क्या करना है, आप पेन को हटा देना है. आप पढ़ो Tom gave Julie. Tom ने Julie दी. Is that correct? Is that meaningful? Not at all. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका वर्ब से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसके बगैर वर्ब या सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, वो कौन सा है? वो है ये. आई होप आप समझ रहे होंगे. यानी जिसे ड्रॉप करने से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाए, गलत हो जाए, सही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहां ये क्या निकला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये क्या निकला? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी जिसका डायरेक्ट रिलेशन या जिस पर वर्ब का सीधा असर होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मेरी बात समझ आ रही होगी, राइट? बिल्कुल. अब एक और एग्जांपल देखो, समझे कुछ या नहीं? जिसे हटाने से सेंटेंस गलत हो जाए, ये समझ लो आप इन अ लेमेन्स लैंग्वेज. जिसे हटाने से सेंटेंस गलत हो जाए, आप उसे बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कोई दिक्कत हो तो बताओ. एग्जाम्पल देखो अगला. जैसे मैंने कहा शी मेड मी हलवा. शी मेड मी हलवा. जरा समझना, यहां जो वर्ब है वो क्या है? मेड है. यहां जो शी है वो क्या है? सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है. मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस इज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ डूअर. अब मेड के बाद आपने मी लिखा और हलवा लिखा, ये नाउन है. समझना, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है. ये प्रोनाउन है, वो नाउन है, ये एक्शन वर्ब है. पहले आप यूं देखो कि क्या मी हलवा हो सकता है, क्या शी हलवा हो सकता है, ऐसे समझो. इसका मतलब ये ना शी हलवा है, ना हलवा शी है, ना मी हलवा है, ना हलवा मी है. इसका मतलब यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो किसी दूसरे को क्वालिफाई कर रहा हो, और क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर रहा तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है. क्लियर है? ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है. तो दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2. रटना नहीं, समझना है. अगर एक ऑब्जेक्ट रहा होता तो दैट कुड बीन व्हाट? That must have been a direct object, but we've got two objects in the picture and I've told you the tricks. How would you make it out what the direct object is and what the indirect object is? है ना? आप कैसे समझोगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये बात आप कैसे समझोगे? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? तो बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया. आप एक एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखें. इसका मीनिंग शायद आप कुछ और ही निकाल रहे होंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बड़ा ऑड लग रहा होगा, हंसी आ रही है. उसने मुझे हलवा बनाया. जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है उसने मुझे हलवा बनाया. इसका मतलब ये है उसने मेरे लिए हलवा बनाया. इसका मीनिंग ये है शी मेड हलवा फॉर मी. शी मेड हलवा फॉर मी. आप समझो, अगर उसने मुझे हलवा बनाया तो उस केस में तो हलवा मी हो जाता, तो हलवा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता. लेकिन मुझे कोई कैसे हलवा बना सकता है? किसी ह्यूमन बीइंग को कोई कैसे हलवा बनाएगा? समझना होता है. अगर हलवा ये होता यानी मी होता तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता हलवा. अब आपने एक काम करना, पहले मी को ड्रॉप करो. क्या लिखो? शी मेड हलवा. समझ रहे हो ना? शी मेड हलवा. नाउ शी मेड हलवा जब आपने कहा तो सेंटेंस गलत नहीं हुआ, हालांकि मीनिंग बदल गया. उसने मेरे लिए हलवा बनाया, पहले ये सेंटेंस था, बट नाउ इट इज कि उसने हलवा बनाया. मीनिंग चेंज हुआ, बट दिस इज नॉट अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. इनकम्प्लीट भी नहीं है. यानी हलवे का संबंध सीधा मेड से है, या यूं कर लो आप, अब आप हलवे को ड्रॉप कर दो और पढ़ो शी मेड मी, उसने मुझे बनाया. साउंड्स इनकरेक्ट, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा आपका, है ना? तो इस केस में फिर समझ गए होंगे हलवा क्या निकला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या निकला? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बोलो भाई, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? आई होप बिल्कुल नहीं होगी. तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या हो गया? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहां ये बात सही भी होती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो नॉन लिविंग वाला क्या निकलता है? डायरेक्ट, और लिविंग वाला क्या निकलता है? इनडायरेक्ट. यहां तक तो बात क्लियर है, मान भी सकते हैं आप. एक और एग्जांपल देखो.
कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दो ऑब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और एग्जांपल लिखा मैंने कहा आई बॉट हर, या जूली लिख दो, आई बॉट जूली, आई बॉट जूली आ कार। इसका मीनिंग आप सारे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यहां वर्ब क्या होगी, बॉट। ये क्या निकला, प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट और डूअर, एक्शन वर्ब है ये, बोलो है या नहीं, एक्शन वर्ब है। अब यहां फिर से देखो, जूली और कार ये दो ऑब्जेक्ट होंगे, बोलो होंगे कि नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्योंकि जूली कार नहीं हो सकती, आय जूली नहीं हो सकता, आय कार नहीं हो सकता। इसमें से कोई भी ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ना ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एम रिपीटिंग इट, I'm saying it repeatedly because I want all of you to understand it well. Don't get confused at all. To understand, I bought Julie a car, I bought Julie a car, तो you need to understand कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट आपको देखना ये है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। आई होप आई मेकिंग इट क्लियर, राइट। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज इट? अभी वो भी ट्रिक दूंगा, कुछ लोग आपको ट्रिक देते हैं वॉट और होम की, मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें कामयाब नहीं होती। वॉट और होम का क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं। पहले यहां आओ, पहले मेरी ट्रिक लगाओ। आपने जूली को ड्रॉप किया और क्या पढ़ा, आई बॉट अ कार, सेंटेंस करेक्ट। बट जरा आ कार को ड्रॉप करो और पढ़ो आई बॉट जूली, मैंने जूली को खरीद लिया। इज दैट पॉसिबल? डू वी स्टिल फॉलो स्लेवरी सिस्टम? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो यहां आई बॉट अ कार इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इज अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, बट आई बॉट जूली इज नॉट अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो आप समझ गए होंगे जिसका सीधा वर्ब से लेना देना है वो क्या है, आकार। तो आकार क्या निकला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या निकला बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। अब यहां से कई बातें होती हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे लोग कहते हैं कि ये जो बात लिखी है वो इस कंडीशन में होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, तब नॉन लिविंग होता है डायरेक्ट, है ना, और लिविंग क्या होता है, इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ आ रही होगी? इसी तरह से ये यहां पर कर लेते हैं कि व्हाट का क्वेश्चन जब आप पूछते हो वर्ब से, व्हाट का क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये उसी चीज को घुमाकर परेशान करने का तरीका है। व्हाट से हमेशा आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और मैंने पहले ही कह दिया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ टीचर्स बढ़िया से अच्छे से टाइम पास करते हैं, है ना, बहुत कुछ ज्यादा पढ़ाने को नहीं है तो क्या करना होता है भाई, चलो वही उसी में चीजें घुमा घुमा कर। बात ये एक ही चीज है जो मैं यहां लिख रहा हूं। व्हाट का हिंदी में मतलब होता है क्या। तो whenever you ask this question from the verb, the answer that you get is the direct object. और whom का आंसर जब आपको मिलता है, whom का क्वेश्चन पूछने पर जो आपको आंसर मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो भाई बात समझ आई है नहीं? क्लियर है सभी को? मेरी बात समझना। और whom को हिंदी में बोल सकते हैं किसे, किसे या किसको। किसे और किसको, राइट, किसे और किसको। कोई दिक्कत तो नहीं? किसे और किसको। क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां बहुत आसानी से इन चीजों को देखना और समझना होगा। क्या, किसे और किसको। बात वही है, होम का जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको लिविंग ही मिलेगा, और लिविंग क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक ही चीज को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। फिलहाल मैं तो ये कहता नहीं कि आप इन्हें रटो, क्योंकि क्या होता है जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो फिर चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, क्या होगा, डायरेक्ट होगा। मैंने कहा आई कॉल्ड जॉन, जॉन लिविंग है, लेकिन आई कॉल्ड जॉन में एक ही ऑब्जेक्ट है, यू गॉट ओनली वन ऑब्जेक्ट विच इज जॉन। आई कॉल्ड जॉन, तो जॉन क्या बन जाएगा, अकेला ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और एक मैंने कहा आई पेंटेड द डोर, आई पेंटेड द डोर। सो व्हेन यू हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट दैट्स योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां पर द डोर क्या बन जाएगा आपका बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये ट्रिक तो मैं पहले ही कह रहा फॉलो ना करें, लेकिन बुक्स में या टीचर्स आपको जनरली ये बताया करते हैं। आप यहां आ जाओ, जो मैंने बताया ड्रॉप करके देख लेना, ड्रॉप करके देख लेना, चीजें समझ आ जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो काफी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर होता जा रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा राम
फाउंड सीता गुड वाइफ। समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और अगला मैंने लिखा सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ। मेरी बात समझते रहना जो मैं कहना चाह रहा हूं। दोनों में वर्ब क्या है? फाउंड। दोनों में ये जो हुआ वो सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। यहाँ सीता सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। आपको क्लियर एक डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं दिखा दूंगा। क्लियर एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ आर्टिकल है और यहाँ आर्टिकल नहीं है। ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। दोनों सेंटेंसेस अपनी जगह बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, बट आपको टेक्निकलिटी का पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। ये सीता और ये गुड वाइफ, यहाँ राम और ये आ गुड वाइफ। क्यों सेकंड एग्जाम्पल में ए आ रहा है, क्यों पहले एग्जाम्पल में ए नहीं आ रहा है? अब अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ रहे थे, लाइटली ले रहे थे, तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी कितना इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं और परेशान होते हैं। आपको समझना होगा, प्रैक्टिकली समझना होगा। इन दो एग्जाम्पल्स को मैं समझाऊंगा, उससे पहले एक हल्का इजी एग्जाम्पल समझा दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। जैसे आपने देखा था, यहां अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दे कंसिडर जॉन फूल। वो जॉन को मूर्ख मानते हैं। मेरी बात को समझना। यहां आपको यह देखना होगा, जैसे इस वर्ब के बाद दो वर्ड लिखे हुए थे, 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 वर्ब के बाद दो वर्ड लिखे। लेकिन हर दो वर्ड जो वर्ब के बाद आते हैं, दे आर नॉट मैंडेटोरली टू ऑब्जेक्ट्स और दे आर नॉट मैंडेटोरली ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको समझना होगा। यहां वे उसे क्या मानते हैं? मूर्ख मानते हैं। ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट और डूअर हो गया, है ना। ये हमारा एक नाउन हो गया जो कि ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दे जॉन नहीं हो सकते, जॉन दे नहीं हो सकते, है ना। तो वर्ब के बाद वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ फूल कौन है, दे या जॉन? बोलो कौन है, दे या जॉन? ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि फूल कौन है? जॉन है। प्लीज ये बातें समझना। यहां जॉन ही फूल है एंड जॉन वाज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो द वर्ड फूल बिकेम an object complement and that's the reason I haven't placed article a before it। हालांकि फूल जो लोग जानते हैं नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, आप अभी वहां मत जाना। यहां अगर मैंने कहा he is a fool, correct, he is fool, correct। foolish जो वर्ड होता है foolish, that is only an adjective। लेकिन जो फूल होता है वो नाउन भी है और वर्ब भी, सॉरी एडजेक्टिव भी है। पहले आप ये बताओ, समझ गए ना? ये दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर हुआ? ऐसे ही जरा ऊपर के दो सेंटेंसेस सीखो। इसीलिए यहाँ फूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया था। जरा यहाँ आ जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। राम फाउंड सीता गुड वाइफ, इसका मतलब है राम को सीता में ही गुड वाइफ मिली, या राम को सीता एक अच्छी पत्नी लगी। क्लियर? यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सीता है, गुड वाइफ कौन है? बोलो भाई, सीता। तो ये गुड वाइफ यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। राम को सीता ही अच्छी पत्नी लगी, या राम को सीता में ही अच्छी पत्नी मिली। Am I making it clear to all of you guys? Right? I hope the things are getting clear। लेकिन यहां आ जाओ, यहां सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, यहां सीता ने राम के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी। यहां सीता फाउंड राम, ऐसा नहीं कि सीता को राम एक अच्छी पत्नी मिली या सीता को राम एक अच्छी पत्नी लगे, नहीं, यहां सीता राम को अच्छी पत्नी लगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां आ जाओ, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा और ये जो आपने लिखा है अ गुड वाइफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? समझना, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, तो यहां क्या हो जाएगा समझना। जी हां, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इस बात का ध्यान रखना होगा। बोलो, बात समझ आई है नहीं? ये समझो दोनों में कितना डिफरेंस है। वहां सीता ही गुड वाइफ थी और सीता ऑब्जेक्ट थी, इसलिए गुड वाइफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना और आर्टिकल नहीं आया। लेकिन यहां सीता ने राम के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढी, यानी सीता ने एक पत्नी ढूंढी राम के लिए। यहां दो ऑब्जेक्ट्स, आपको दिमाग लगाना होगा। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब आप समझो, यहां ये दोनों लिविंग बीइंग्स है। मैं कह रहा था रटना मत,
किताबें और टीचर्स कुछ और पढ़ाते रहते हैं, मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। किताबें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बैठकर वहां नहीं लिख रहे होते, किताबें मेरे आपके जैसे लोग ही लिखते हैं, राइट। तो टू एयर इज ह्यूमन, गलती होना लाजमी है। मैं नहीं कहता आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, इवन यू आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी वांट्स टू बी नोबडी, है ना। नोबडी इज परफेक्ट का मतलब कोई भी परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट एंड आई एम नॉट नोबडी, आई एम जे.एस. यादव। और आपका भी कोई नाम होगा, आपका एग्जिस्टेंस होगा, आपका अस्तित्व होगा, और आप नोबडी बनना नहीं चाहते। परफेक्ट होने के लिए आपने नोबडी बनना होगा, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। सो नेवर वांट टू बी नोबडी, नेवर वांट टू बी परफेक्ट, बट यू नीड टू कीप लर्निंग, कीप ऑन एडिंग द थिंग्स, कीप ऑन इंप्रूविंग वेयर यू आर लैकिंग, है ना। ज्ञान बढ़ाते रहना, सुधार करते रहना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप कह दो कि भाई मैं परफेक्ट हूं, तो परफेक्ट तो नोबडी है, और नोबडी इज नोबडी एंड नोबडी वांट्स टू बी नोबडी। तो बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ। थोड़ी देर पहले आपको व्हाट, हुम, क्या, किसको का फंडा समझाया जाता है। कहा जाता है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से नॉन लिविंग वाला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे भाई यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। आई होप ये समझ आ गया होगा क्यों है दो ऑब्जेक्ट्स। Here this is object and this is object complement. Here we got two object. बच्चे इस तरह की इंग्लिश आपने शायद ना पढ़ी हो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लड़ना है, जमकर लड़ना है। मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। बच्चों इस हार को जीत से अलग ही रखना, बच्चों इस हार को जीत से अलग ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ध्यान रखना बच्चे, सीखना वो है जो मुश्किल है, आसान तो दुनिया सीख जाती है, दुनिया सिखा देता है, दुनिया सिखा देती है। बट मेक श्योर यू आर लर्निंग द थिंग्स दैट आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हमेशा वो जोश और उत्साह में रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी दूसरे कोर्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यू आर फ्यूचर सोल्जर्स, यू आर फ्यूचर गार्ड्स ऑफ द कंट्री, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी रेडी फॉर एनी इवन और ऑड सिचुएशन। आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू पीपल, बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग यू पीपल फॉर द वर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। Don't learn these things. They would come on their own. You have to learn the most difficult ones. This is how you're going to make a difference. This is how you're going to be different from others. ठीक है? I hope चीजें समझ आ रही होंगी सभी को। चलिए, ठीक है। जो बच्चे जब भी छुट्टी पे घर जाए या कहीं भी जाएं, मेरा एक YouTube चैनल भी है, इंग्लिश बाय जे.एस. यादव सर करके, सारे के सारे लाइक कर लेंगे, RJS एडवर्ड करके मेरा एप्लीकेशन जिसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं वहां आपके लिए, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक करें, 5 स्टार दें, सब कुछ करें और अच्छे से जमकर सीखें। जब भी आप घर जाएं खुद सीखें, अपने क्लासमेट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कोलीग्स, ठीक है, और कोलीग्स सॉरी क्लास फेलोज और रिलेटिव्स जो भी है नेबरहुड में, उन्हें बताएं और अच्छे से सीखें, क्योंकि एक पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ना एक बड़ी बात होती है, ठीक है। अच्छा वापस आ जाओ, कभी कभी हो जाता है बीच में। यहां दो ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ। राम एक ऑब्जेक्ट है, अ गुड वाइफ एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जानना यहां ये है, बिकॉज वी डोंट हैव one non-living and the other living object in the picture, in the sentence. You got both living beings in the picture. Now, those all old rules, right? Those all old tricks are of no use at all. जो चीजें हमने रट रखी थी पुरानी, किसी काम की नहीं। इनमें से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, ऑब्जेक्ट में राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या अ गुड वाइफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बोलते हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बोलते हैं। वन इज ब्रिटिश, द अदर इज अमेरिकन। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, मैं आपको बता दूं, सीता फाउंड अ गुड वाइफ, ये जो अ गुड वाइफ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ये है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये रीजन था कि मैं आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी रूल रटाने से हमेशा रोकता रहता हूं, रोकता था, रोक रहा हूं पहली क्लास से। ये आपको बच्चे समझना होगा। राइट। तो सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, सीता फाउंड राम अ गुड वाइफ, यह बात समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गुड वाइफ हुआ। यहां राम को ड्रॉप करो। सीता फाउंड अ गुड वाइफ, सीता ने एक अच्छी पत्नी ढूंढी। जी हां, सीता ने ढूंढा तो किसे ढूंढा, अच्छी पत्नी को। राम को नहीं ढूंढा, राम को नहीं ढूंढा गया, अच्छी पत्नी को ढूंढा गया। यानी डायरेक्ट रिलेशन वर्ब का गुड वाइफ से था। वो बात अलग है, राम के लिए ढूंढी। जैसे मैंने क्या लिखा था, आई बॉट हिम अ कार, मैंने उसके लिए कार खरीदी। डायरेक्ट क्या था, अ कार। इनडायरेक्ट हिम, वैसे ही ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। आई होप ये चीजें यहां तक सारी क्लियर हो गई होंगी, सबने लिख लिया होगा। मैं ये चीजें बोर्ड पर आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है। अब ये चीजें मैं बोर्ड पर आपके लिए लिखूंगा, आपको याद कराऊंगा, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ये टर्म्स हो चुके हैं, ये टर्म्स हमारे जो है हो चुके हैं, ठीक है जी। काफी कुछ आप समझ गए हैं, थोड़ा सा ही रहता है ग्रामर के टॉपिक की शुरुआत अगली नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास से हो जाएगी, लेकिन ये टर्म्स पहले आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे जमकर पहले मेरे साथ ये चीजें लिख लेंगे।
चलिए पहला टर्म जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं बोर्ड पर, लिख लेंगे फटाफट। पहला यहां पहला टर्म जो आप लिख रहे हैं, लिखे मेरे साथ, सब्जेक्ट। क्या लिख रहे हैं आप? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक बहुत समझा आपने, अब आप सुंदर सा अपना नोटबुक बनाओ। सब्जेक्ट क्या होता है लिखेंगे सब्जेक्ट, और आप देखोगे जो कुछ अभी तक समझा वही आप लिख रहे हो, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट चेंजेस द वर्ब। ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, दैट चेंजेस द वर्ब, और that is talked about, or that is talked about। समझना मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है जो वर्ब को चेंज कर देता है या जिसके बारे में बात की जाती है। रिमेंबर, सिर्फ नाउन। प्रोनाउन होता है जो वर्ब को चेंज करे। जी हाँ, जिसके लिए वर्ब बदलती है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो वर्ब कैसी होगी? प्लुरल होगी। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? उसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर चलूंगा। मैं यही एग्जाम्पल दूंगा चीजों को क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कहा द चेयर्स वर ब्रोकन बाय जॉन। मैं क्योंकि सब्जेक्ट लिख रहा हूं तो बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। यहां जो वर्ब हुई, वर्ब किसकी वजह से हुई? चेयर्स की वजह से। अगर द चेयर होता तो क्या रहा होता? वॉज। यानी ये जो आपने लिखा है, जी हाँ, यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, जी हाँ, सब्जेक्ट है, डूअर नहीं। हालांकि ऑब्जेक्ट भी मैं बता दूं, कहीं कोई आपको कहे कि तो ऑब्जेक्ट भी है, पैसिव वॉइस है। अभी तक आपने उन चीजों को उस तरह से पढ़ा ही नहीं। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के टीचर्स आपको बुक्स में लिखी चीजें रटाते रहते हैं। फिलहाल समझो यहाँ का सब्जेक्ट ही है। वो बात अलग है, एडिशनल मे बी एन ऑब्जेक्ट, बट फॉर द टाइमिंग दिस इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ब को बदल रहा है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल दूंगा जिससे बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल यही देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने कहा जॉन was calling the players। मैं बात किसी और की नहीं कर रहा, मैं बात सब्जेक्ट की कर रहा हूं, है ना? ध्यान से देखो। या एक काम करता हूं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, इस वाले में सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया, इसकी बात हो रही है और वर्ब को चेंज कर रहा है। सब्जेक्ट काम कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, वो डूअर होता है। मेरी बात को देखो, जॉन वॉज, यहां जो वॉज वर्ब है किसकी वजह से है? जॉन की वजह से। तो जॉन क्या निकला? जॉन हमारा क्या निकला? सब्जेक्ट निकला। कोई दिक्कत तो नहीं? जॉन क्या निकला? सब्जेक्ट निकला। क्लियर हुआ? नाउन प्रोनाउन ही होगा, ही, शी, इट, दे, या टॉम, जॉन वगैरह सब्जेक्ट होगा। पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, वो है डूअर। जरा समझने की कोशिश करना, डूअर क्या होता है। जो सिखाया बताया वही बोर्ड पर लिखूंगा। देखो आप, डूअर इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रोनाउन का पी स्मॉल लेटर में है, वो लिख गया ऐसे ही। डूअर इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन, जो काम को करता है, दैट डज द एक्शन इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस एंड, और देखो आगे मैं क्या लिख रहा हूं, एंड इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट चेंज द वर्ब। ये वर्ब को बदल भी सकता है और नहीं भी, है ना? मेरी बात समझ आ रही है ना? याद रखेंगे, ये भी नाउन प्रोनाउन होता है। मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल देख लो।
जैसे मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा द singers were very tall. The singers were very tall. एक मिनट, सब्जेक्ट का नहीं, डूअर का एग्जांपल देना, सॉरी। जैसे मैंने कहा द सिंगर्स वर डांसिंग। सिंगर्स क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। ध्यान से देखना और समझना, यहां जो वर्ब है वर डांसिंग है। क्या है? वर डांसिंग। यहां जो सिंगर्स है वो डूअर भी है, सब्जेक्ट भी, क्योंकि वर्ब को बदला, लेकिन डूअर भी है। ये सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। डूअर क्यों? क्योंकि डांसिंग का काम ये खुद कर रहे हैं। और सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही प्लुरल है, इसलिए वर्ब प्लुरल आई। क्लियर हुआ? यानी यहां डूअर क्या कर रहा है? डूअर एक्शन तो कर ही रहा है, हमेशा करेगा, और वर्ब को भी बदल रहा है ना। एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लो जरा। जैसे मैंने कहा द डोर वॉज पेंटेड बाय द सिंगर्स। डेफिनेशन पूरी तरह से फॉलो करना। यहां पर पेंट करने का काम तो हुआ है, लेकिन काम ये नहीं कर रहा। इस डोर को अगर देखोगे, इसकी वजह से वर्ब चेंज हुई, तो ये सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट है। ये डोर नहीं है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहां जो डूअर है वो क्या है? सिंगर है। ये डूअर है क्योंकि काम ये कर रहा है, और ये वर्ब को चेंज नहीं कर रहा है। मैंने कहा था डूअर एक्शन हमेशा करेगा। डूअर इज अ नाउन और प्रोनाउन that does the action in the sentence, and it may or it may not change the verb. I hope the things are getting clearer, right? समझ आ रही होंगी बातें? It may or it may not change the verb. पहले वाले में वर्ब बदल रहा था, इसमें नहीं बदला। कुछ लोग इसे एजेंट भी कह देते हैं, लेकिन आप डूअर से समझो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ। अब तो अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आप समझ रहे थे, डर रहे थे, सर क्या कुछ हम नोटबुक बना पाएंगे, अपना नोट मेंटेन कर पाएंगे? अब तो समझ आ रहा होगा। सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ, राइट। अब आप बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। वही जो मैंने कहा था, वर्ब टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। आप लिखेंगे वर्ब is a word that tells us the name of the tense, और मैं वो भी जोड़ देता हूं जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं, और shows, ये वो वर्ड है जो शो दिखाता है some action or the state of being, और the state of being। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने फॉर द टाइम बीइंग ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करना है जो टेंस के नाम को बताएंगे। ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही दे चुका हूं। यहां पर एक एक्शन वर्ब और साथ में ही नॉन एक्शन वर्ब, दोनों को बता देता हूं। एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब अच्छी तरह से मैंने जो समझाया था बस वही मैं लिखूंगा, कुछ नया नहीं होगा। क्या लिखेंगे? एन एक्शन वर्ब is a verb that shows some action and that's okay। टेंस तो बताता मैंने पहले लिख दिया, ठीक है।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर देखो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा जॉन ओपन्ड द डोर, तो वहां जो एक्शन वर्ब होगी वो क्या होगी, ओपन्ड होगी, है ना, ये एक्शन वर्ब हो गई। और दूसरी बात, क्योंकि ये V2 है तो ये आपको पास्ट टेंस भी बता रहा है, और साथ में क्या है, एक्शन है। एक्शन और एक्शन तो अच्छी तरह आपको पता होगा। एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है क्योंकि काम को दिखा रही, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। टेंस को तो बताएगी, वर्ब का बेसिक फंडा क्या, टेंस तो बताएगी, वो तो टेंस बता रही है आपको, और एक्शन भी दिखाएगी। अब नॉन एक्शन की अगर बात कर लें बच्चे, तो क्या होगा, देखना चाहिए ध्यान से, अ नॉन एक्शन, अ नॉन एक्शन वर्ब is a verb that does not show any action, जो कोई भी एक्शन नहीं दिखाती है। तो फिर दिखाती क्या है, मैं बता चुका हूं, ये स्टेट दिखाएगी। क्या दिखाएगी, स्टेट दिखाएगी। डिड आई मेक इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कहा दे आर इन द कार, दे आर इन द कार, दे आर इन द कार, या मैंने कहा जॉन इज a lazy boy। ठीक है जी, ध्यान से देखना। अब यहां वर्ब ये है और यहां वर्ब ये है। अब आपको अच्छी तरह पता है ये नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, इनसे किसी काम का पता नहीं चलता, स्टेट का पता चलता है, वो कार में है। और यहां स्टेट क्या, अगर मैंने कहा जॉन इज टायर्ड, वो थका हुआ है, तो स्टेट का पता चलता, ठीक है, एक्शन का पता नहीं चलता। ये एक्शन हुआ, नॉन एक्शन हुआ, वर्ब हुआ, डूअर हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इतनी बातें आप समझ गए। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं आगे, अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। ठीक है, ये आपने देख लिया, 5 हो गया ना। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो बोर्ड पर मैं लिखूंगा वो होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लो बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो अगला होगा वो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो अगला होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और फिर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट कर लो बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेक श्योर यू ऑल आर मेकिंग गुड नोट ऑफ इट। एंड वी हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात मैं करूंगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात मैं करूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है विल टॉक अबाउट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो समझाया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो समझाया था। पहली बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग कुड बी अ वर्ड और अ फ्रेज और अ सेंटेंस और अ क्लॉज एज वेल। एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट, दैट टॉक्स अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, वो फिर वो कुछ भी हो, इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल मैं सारे बहुत दे चुका हूं पहले ही, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल यहां भी दे देता हूं। जैसे मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा टॉम इज एक्टिव, टॉम इज एक्टिव। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है
वो इज है और एक्टिव कौन है, टॉम। तो यहाँ जो एक्टिव निकला वो बात किसकी कर रहा है, टॉम की। तो एक्टिव जो है वो क्या निकला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा दे आर, दे वर, they were what I guessed। ये थोड़ा मुश्किल वाला है बट है। they were what I guessed, वो वही थे जो मुझे लगाया, जो मैंने अनुमान लगाया। यहां वर्ब क्या निकली, ये नॉन एक्शन। अब what I guessed कौन है, जो मैंने गेस किया वो कौन थे, दे थे। और दे क्या था, सब्जेक्ट। यहां what I guessed पूरा क्या है बच्चे, ये जो पूरा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा ना, कॉम्प्लीमेंट कुड बी एनीथिंग, अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अ क्लॉज और अ सेंटेंस। पूरा क्लॉज भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपका सब्जेक्ट की तरह यूज होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। बड़ा आसान है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझना। मैंने कहा एनीथिंग दैट talks about, anything that talks about an object, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, is an object complement, is an object complement। ये देखिए, anything that talks about an object is an object complement। for example, अगर मैं यहां एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखना। हालांकि एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं। मैंने कहा शी थॉट हिम थीफ, उसने उसे चोर समझ लिया, समझना। तो यहां ये क्या निकली, वर्ब, और ये क्या निकला, ऑब्जेक्ट। और यहां चोर कौन है, हिम। तो यहां जो थीफ है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है। सेकंड, मैंने कहा दे, मैंने कहा दे मेड हर, दे मेड हर मैनेजर। ऐसा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। या थोड़ा सा मुश्किल वाला, दे मेड हर what they wanted अब अगर आप यहां समझने की कोशिश करें तो मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हर है, और हर है क्या, what they wanted, जो वो चाहते थे। उन्होंने उसे वही बना दिया जो वो चाहते थे। तो ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या बना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, राइट। सो इट कुड बी एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जरा वो देख लो। मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और अ प्रोनाउन that is और that receives लिखो, that receives the effect of the verb। ऑब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है जो वर्ब का असर प्राप्त करता है या जिस पर सीधा वर्ब का असर पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द वर्ब। ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही होगी, लेकिन क्या, बहुत इजी है। जैसे मैंने यहां लिखा, ही watered the plants, he watered the plants।
तो ज़रा समझने की कोशिश करना, यहाँ जो वाटर्ड है वो V2 है, वर्ब है, और पानी दिया पौधों को, तो पानी दिखेगा पौधों में आपको कि उन्हें पानी मिला, वो गीले दिखेंगे। तो यहाँ सीधा वाटर्ड वर्ब का जो इफेक्ट है वो प्लांट्स पर ही ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, जैसे मैंने कहा शी पेंटेड द डोर, पेंटेड द डोर, जरा समझना, शी पेंटेड द डोर और लिख दिया ब्लैक, उसने दरवाजे को काला पेंट किया। You need to understand the verb in the picture is painted, और पेंट क्या हुआ, क्या दिखेगा, पेंट का असर किस पर, इस पर, इस नाउन प्रोनाउन पर है ना, तो ये क्या निकला आपका ऑब्जेक्ट। और ब्लैक क्या है, शी है ब्लैक या डोर है ब्लैक, डोर है ब्लैक तो डोर क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ब्लैक क्या निकला, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोनों बातें मैंने यहां बता दी, राइट। बहुत ध्यान से, आप परेशान थे कि सर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब आपको मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं बता देता हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ pronoun. Direct object is a noun or a pronoun that receives the direct object is a noun or a pronoun that receives the direct effect of the verb, effect of the verb, है ना। इनडायरेक्ट भी लिख देता हूं, फिर मैं जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के एग्जांपल दे दूंगा। मैंने कहा एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट an indirect object. An indirect object, ये डी स्मॉल में है कोई फर्क नहीं पड़ता, a direct object. An indirect object is a noun or a pronoun that does not receive the direct effect of the verb, right? अब मैं दो एग्जाम्पल्स देकर आपको चीजें समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां कहा, ही gifted her a watch, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा, या पहले से ही समझ लो आप, यहाँ वर्ब क्या, गिफ्टेड, उसने उपहार दिया, गिफ्ट में दिया, उसे दिया, क्या दिया, अ वॉच। ही हर नहीं हो सकता, ही वॉच नहीं हो सकता, हर वॉच नहीं हो सकता, दो अलग अलग हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ट्रिक क्या दी थी, ड्रॉप करके देखो, ही गेव या ही गिफ्टेड अ वॉच करेक्ट होगा, बट ही गिफ्टेड हर अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, उसने उसे उठाकर थोड़ी दे दिया। यानी इसमें डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब से गिफ्टेड का। गिफ्टेड का रिलेशन किससे है, वॉच से है, तो ये क्या निकला बोलो भाई, दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज द क्लियर, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या निकला बोलो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देखो जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो आपको। बहुत ध्यान से देखेंगे और आई होप कि हैंड राइटिंग भी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा टॉम मेड जूली हिज असिस्टेंट। टॉम ने जूली को अपना असिस्टेंट बना लिया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली, रटना नहीं, ये मेड लिखा बच्चे, ठीक है, मेड है यहाँ,
मेड क्या हो गई वर्ब, जूली ऑब्जेक्ट है, हिज असिस्टेंट कौन है, टॉम खुद हिज असिस्टेंट है या जूली टॉम की असिस्टेंट है? समझना मेरी बात को, मैं डिफरेंस बताने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां वो दो ऑब्जेक्ट थे लेकिन दो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट सिर्फ यही है जूली, और अकेला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिखा इसलिए कि कहीं आप लोग ये ना समझ लें कि वर्ब के बाद अगर दो वर्ड्स लिखे होते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और वो दो क्या, और वो दो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है ना? काफी टर्म्स हमने देख लिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारी बातें हमने देख ली है। आज की क्लास में वोकैब नहीं कराई, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, वोकैब कुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेशन और कुड बी इंक्लूडेड इन अ फ्यू ऑफ देम, और कुड बी द entire session would be on vocabulary. So it's just like entirely depends on what I'm teaching, and sometimes I have to take a topic to the end, so I'll continue teaching the topic, or maybe in one class or in the entire class I'll teach you vocabulary. So that's not a big issue at all. और याद रखेंगे जो मैंने कुछ पंक्तियां आज की कक्षा में क्लास में आपके लिए बोली, क्या रिमेंबर दैट, क्या ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इस जीत को हार से दूर ही रखना, इस हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, क्या बच्चे? ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इस हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मिलकर जीतेंगे इस जंग को गाइस। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।